तो प्यारे बच्चों, हमने विज्ञान का पाठ 2 पढ़ना शुरू कर दिया था और हम इस पाठ में पढ़ रहे हैं संतुलित भोजन के बारे में, भोजन के पोषक पदार्थों के बारे में। तो भोजन के अलग अलग घटकों को हम पढ़ना शुरू कर चुके थे और पिछली कक्षा में हमने कुछ महत्वपूर्ण घटकों के कार्यों को भी जाना था। हमने बात की थी कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की, विटामिन और खनिज लवणों की। तो इन सब के कार्यों को हम जान चुके हैं और बच्चों, आज की कक्षा में हम जानेंगे कि संतुलित भोजन क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, संतुलित भोजन, तो हमने जिन जिन पोषक पदार्थों की बात करी, हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवणों के बारे में जाना। तो ये सभी पदार्थ हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं, लेकिन साथ ही कुछ और भी आवश्यक है। क्या आवश्यक है? तो बच्चों, आहारी रेशे और जल, दो वस्तुएं हमें और चाहिए होती हैं। आहारी रेशे तथा जल। बच्चों, आप सब ने जल तो पिया ही है। आप सब लोग पानी का उपयोग करते हैं। हमें बहुत कई बार प्यास लगती है, हम पानी पिए बिना नहीं रह पाते हैं। तो जल हमारे लिए महत्वपूर्ण है। साथ के साथ क्या महत्वपूर्ण है? रेशे। आहारी रेशों को कहा जाता है वृक्षांश। तो ये शब्द आप जरूर याद रखेंगे कि वृक्षांश क्या होता है। तो हमारे भोज्य पदार्थों में कुछ पदार्थों में रेशों की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, उन्हें हम आहारी रेशे वाले पदार्थ कहते हैं और आहारी रेशों को ही वृक्षांश कहा जाता है। आगे बात करते हैं बच्चों कि ये रेशे हमें मिलते किन किन चीज़ों से हैं, कौन सी खाने की चीज़ें आपको वास्तव में रेशे प्रदान करती हैं। तो बच्चों, साबुत खाद्यान्न खाने के लिए हम गेहूं का, चावल का और कई अनाजों का उपयोग करते हैं। हमने पहले भी बात की इस बारे में। तो ये जो अनाज हैं, अलग अलग अन्न या अनाज हैं, इनको यदि हम साबुत ही किसी प्रकार से खाते हैं तो वो किसका रूप होते हैं? आहारी रेशे का रूप या स्रोत होते हैं। उसके अलावा बच्चों, दाल, आलू, ये सभी चीज़ें आपने खाई हैं, ताजे फल और सब्जियां, ये सभी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हमारे आहार में रेशा प्रदान करती हैं या रेशे को सम्मिलित करती हैं। बच्चों, वृक्षांश का मुख्य कार्य या रेशों का मुख्य कार्य क्या है, ये आपको याद रखना है। ये रेशे या ये वृक्षांश हमारे भोजन के आयतन को बढ़ा देते हैं। जब भी हम आहारी रेशों वाला भोजन करते हैं, जैसे भोजन को आप जब खाते हैं, साथ में सलाद खाते हैं, कच्ची जो सब्जियां हैं या फल भी साथ में लेते हैं, तो रेशों की पूर्ति भी होती है और रेशों का मुख्य कार्य यही है कि ये भोजन के आयतन को बढ़ा देते हैं। तो आयतन बढ़ने से क्या होता है बच्चों? तो आपको ध्यान रखना है कि आयतन बढ़ने से फायदा ये होता है कि जो भी अपचा भोजन है या जो बिना पचा भोजन है, उसको शरीर से बाहर निकालने में, आप सभी जानते हैं कि जो भोजन बच जाता है, जो पचता नहीं है, उसे हमारा शरीर उत्सर्जन की क्रिया द्वारा बाहर निकाल देता है। तो यहाँ आपको याद रखना है कि उत्सर्जन की क्रिया में या अपचे भोजन को, बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में आहारी रेशे मदद करते हैं। तो बच्चों, रेशे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको भरपूर मात्रा में अन्य पदार्थों के साथ रेशों का भी सेवन करना चाहिए। आगे चलते हैं बच्चों।
अब हमें बात करनी है जल की या पानी की। हमें ध्यान रखना है कि संतुलित भोजन में जल भी एक महत्वपूर्ण तत्व है। तो जल आप सभी पीते हैं या जब हम भोजन बनाते हैं तो उसमें भी जल का उपयोग होता है। आपको ध्यान रखना है बच्चों कि जो भी पोषक पदार्थ हमारे भोजन में हैं उनको अवशोषित करने में, उन पोषक पदार्थों को अवशोषित करने में जल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके साथ ही अपशिष्ट पदार्थों जैसे मूत्र तथा पसीने को, आप जानते हैं मूत्र विसर्जन की क्रिया भी हमारी सभी प्रक्रियाओं का एक हिस्सा है। और गर्मी में जब अधिक गर्मी लगती है या आप कोई बहुत ज़्यादा कार्य कर लेते हैं तो आपको पसीना भी आता है। जैसे आप कई बार बहुत ज़्यादा देर तक खेल लेते हैं, खेलने में बहुत ऊर्जा लगा लेते हैं तो आपको पसीना ज़रूर आता होगा। तो ये भी एक प्रकार का अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन है और जल इस प्रक्रिया में सहायता करता है। तो बच्चों ध्यान रखेंगे कि जल भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। ये मुख्य पोषक पदार्थों को अवशोषित करने में और ऐसे पदार्थ जो उत्सर्जन किए जाने हैं उनका निष्कासन करने में सहायता करता है। उसके बाद जल हमें कहाँ से प्राप्त होता है? ऐसी मुख्य वस्तुओं से जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं। तो जल हम सीधे या प्रत्यक्ष रूप से तो पीते ही हैं, उसके अलावा सभी द्रव वस्तुएं जैसे छाछ पीते हैं आप तो उससे भी हमें जल की पूर्ति होती है। इसके बाद ध्यान रखें कि भोजन को पकाने के लिए जल का उपयोग होता ही है। ये मैं आपको बच्चों पहले ही बता चुकी हूँ कि प्रत्यक्ष रूप से हम जल का सेवन करते हैं और कई द्रव्य पदार्थों से हमें जल प्राप्त होता है और भोजन पकाने की प्रक्रिया के दौरान भी जल का उपयोग होता है। तो बच्चों अब हम बात करेंगे संतुलित आहार की। संतुलित आहार क्या है इसे अब हम परिभाषित करेंगे। तो बच्चों याद रखना है कि पूरे दिन में एक व्यक्ति जो कुछ खाता है उस सारी वस्तुओं को क्या कहते हैं? आहार कहते हैं। एक पूरे दिन में सुबह से लेकर यानी उठने से लेकर रात को सोने से पहले तक आप जो कुछ भी खाते हैं, ग्रहण करते हैं, उन सभी को आहार कहते हैं। लेकिन संतुलित आहार किसे कहते हैं? तो बच्चों याद रखना है कि ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक पदार्थ सही मात्रा में उपस्थित हो उसे ही हम संतुलित आहार कहते हैं। तो बच्चों शरीर की संतुलित वृद्धि के लिए और अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आपको बच्चे से बड़ा होना है तो आपकी वृद्धि की प्रक्रिया चल रही है। तो सही और संतुलित वृद्धि के लिए और अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए वे सभी पोषक तत्व आवश्यक होते हैं जो कि हमारे शरीर को चाहिए होते हैं। तो हमारे आहार में सभी पोषक तत्वों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। आगे देखते हैं, कोई भी तत्व यदि आवश्यकता से अधिक होता है या आवश्यकता से कम होता है, दोनों ही परिस्थितियों में हमारा आहार संतुलित नहीं रहता है। तो बच्चों याद रखेंगे कि कोई पोषक तत्व न तो आवश्यकता से अधिक हो और ना ही आवश्यकता से कम हो। ऐसे भोजन को, ऐसे आहार को हम संतुलित आहार कहते हैं। साथ ही आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। तो हम जानते हैं बच्चों कि मुख्य पोषक पदार्थ थे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। लेकिन इन सब के अतिरिक्त रुक्षांश तथा जल की मात्रा भी भोजन में पर्याप्त होनी चाहिए, तब हम संतुलित आहार ग्रहण करते हैं। तो बच्चों मुझे आशा है कि आप याद रखेंगे कि आपका भोजन संतुलित होना
चाहिए। आप सिर्फ किसी एक पोषक पदार्थ को ही अधिक मात्रा में ना लें, क्योंकि कुछ पोषक पदार्थ यदि अधिकता में जाते हैं तो कुछ की बहुत कमी हो जाती है और उस कारण से कई सारे अलग अलग रोग उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन बच्चों, हम चाहते हैं कि हम सभी स्वस्थ रहें और हमारी वृद्धि और विकास की प्रक्रिया सही प्रकार से आगे बढ़े, तो हमें सदैव संतुलित आहार ग्रहण करना चाहिए। आज के लिए इस भाग के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम बात करेंगे कुछ अभावजन्य रोगों की। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।